देखिएगा WCS का आज पहला क्लास है आपका। इसमें सभी ट्रेड के लिए है, लगभग इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, डीजल हो, सभी के लिए है। कॉमन पेपर है ये लगभग, ठीक है। और पहला चैप्टर है ये। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, ठीक। पहला चैप्टर आपका है यूनिट, इकाई के बारे में, ठीक। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, जिसको शॉर्टकट में आप WCS बोलते हैं, ठीक। देखिएगा सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारा, यूनिट्स। यूनिट्स को ध्यान से देखेंगे और कंटिन्यू सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं सबको देखेंगे, ठीक। चलिए, इकाई का मतलब क्या होता है या यूनिट का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को जान ले। उससे पहले आप जान ले कि उस यूनिट का आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं। उसका इस्तेमाल करते हैं हम मापन में, किसी चीज को मापने में। कहीं भी किसी प्रकार का कोई जॉब बनाते हैं या किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको आप मापने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इकाई, ठीक। तो इकाई तो बात नॉमिनल समझ में आ गया होगा। मापन करने के लिए, किसी चीज का मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक यूनिट की जरूरत होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, ठीक। क्या बोलिएगा, किसी चीज का मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक वैल्यू की जरूरत होती है और एक यूनिट की जरूरत है, इसको मात्रक बोलते हैं या इकाई बोलते हैं, ठीक। संख्यात्मक वैल्यू प्रदर्शित करता है कि वो राशि कितनी बार आई है, या वो मात्रक या वो यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है। और मात्रक व्यक्त करता है किसी राशि को, ठीक। ध्यान रखिएगा, मात्रक किसको डिपेंड प्रदर्शित करता है, किसी राशि को। तो ये बात यहाँ लिखा होगा, किसी भी मापन करने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, एक मात्रक का होना जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का होना जरूरी है। न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि संख्या में वह मात्रक कितनी बार शामिल है या कितनी बार रिपीट हुआ है। और ये मात्रक किसको व्यक्त करता है, राशि को व्यक्त करता है। अब सवाल यह है कि एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए मान लीजिए किसी चीज को हम माप रहे हैं, तो हम लिखे हैं 4 मीटर। 4 मीटर लिखे हैं, 4 मीटर एक प्रकार का क्या है, मेजरमेंट है, क्या है, मापन है। ये 4 क्या बता रहा है, संख्यात्मक वैल्यू को बता रहा है। किसको बता रहा है, संख्यात्मक वैल्यू को बता रहा है। और ये मीटर किसको बता रहा है, मात्रक को बता रहा है, यूनिट को बता रहा है। 4 का मतलब क्या है, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। इसका मतलब मीटर कितने बार आई है, 4 बार। राशि कितने बार रिपीट हुई है, 4 बार। तो संख्यात्मक बताता है कि राशि में वह मात्रक कितने बार शामिल है, और मात्रक बताता है किसी राशि को व्यक्त करता है। अब सवाल उठता है कि ये राशि क्या होता है। अभी तक ने हमने क्या जाना, किसी चीज का मेजरमेंट करने के लिए दो चीज होनी जरूरी है, एक संख्यात्मक वैल्यू और दूसरा मात्रक। संख्यात्मक वैल्यू बताता है कि वो राशि में मात्रक कितनी बार आया है, और मात्रक व्यक्त करता है किसी राशि को। अब सवाल ये उठता है कि अब सवाल ये उठता है कि राशि क्या होता है। सवाल अब ये उठता है कि राशि क्या होता है। राशि जो है, भौतिक के जो नियम है, भौतिक के जितने भी नियम हैं, जिसको जिस रूप में व्यक्त करते हैं उस रूप का नाम है राशि। तो भौतिक के नियमों को जिस रूप में व्यक्त किया जाता है उसको राशि बोलते हैं। राशि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आधारी राशि होती है और व्युत्पन्न राशि होती है। आधारी राशियां जो होती है स्वतंत्र होती है, और व्युत्पन्न राशियां जो होती है आधारी राशि पर निर्भर रहती है। आधारी राशि दुनिया में टोटल केवल 7 हैं, ठीक है। और आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक बोलते हैं, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। वही बात यहाँ लिखी गई है, भौतिक राशियां, क्या लंबाई द्रव्यमान ये सब हमारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। भौतिक के नियमों को जिन रूप में व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियां कहलाते हैं, या सिर्फ राशियां कहलाते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक आधारी राशि और एक कौन सा क्या है, व्युत्पन्न राशि, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब ये बात जान लेते हैं कि आधारी राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ठीक। तो आधारी राशि के बारे में हमने क्या लिखा, यह स्वतंत्र होते हैं, कभी किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। इसकी कुल संख्याएं कितनी होती है, 7 होती है। इसका मात्रक क्या कहलाता, आधारी मात्रक। या सिंपल आप ये भी बोल सकते हैं कि आधारी राशि का मात्रक कौन सा मात्रक कहलाता है, आधारी मात्रक कहलाता है, और यह अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। आप आधारी राशि का यदि परिभाषा आपसे पूछता है तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। वैसी राशियां जो किसी पे निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र होती है, कौन सी राशि कहलाती है, आधारी राशि कहलाती है। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि जब भी बनती है वो आधारी राशि पे निर्भर ही होकर बनती है। व्युत्पन्न राशि वैसे राशि को बोलते हैं जो किस पे निर्भर करता है, आधारी राशि पे निर्भर करता है। यह अनंत होते हैं,
और इसका मात्रक क्या कहलाता, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि का मात्रक कौन सा मात्रक कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो ये सीधी सी बात थी, आधारी राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, आधारी मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। ठीक, तो आधारी राशि ये रही, ये स्वतंत्र होते हैं और ये किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। व्युत्पन्न राशि आधारी मात्रा पर निर्भर करते हैं और इसका मात्रक कौन सा मात्रक कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि है, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न राशि है। एक सवाल ये आता है। दूसरा सवाल ये पूछता है कि इस आधारी राशि का मात्रक क्या होगा। तो याद रखिएगा, आधारी राशि केवल और केवल दुनिया में कितने हैं, 7 हैं। इसके अलावा 2 जो है संपूरक राशियां हैं। आधारी राशि के अलावा 2 कितने हैं, संपूरक राशियां हैं। संपूरक राशि में कौन कौन से आते हैं, एक समतल कोण आते हैं, एक समतल कोण आते हैं और दूसरा कौन सा कोण आते हैं, घन कोण आते हैं। ठीक, और इस 7 के अलावा, 7 और 2 9 के अलावा बाकी जितने भी राशि आपको दिख रहे हैं वो कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां होती है। उम्मीद है कि आप आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि समझ चुके होंगे। ठीक, अब आगे की बात देखते हैं, पद्धतियां। जब अलग अलग देश में जाएंगे तो अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। पद्धति का मतलब होता है कि अलग अलग मात्रकों का इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए कहीं पे हम कोई वस्तु है जिसका जिसका द्रव्यमान हम केजी में ले रहे हैं, कहीं पौंड में लिया जा रहा है। ठीक, इसलिए अलग अलग देशों में अलग अलग कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पद्धतियां चलती है। मुख्यतः 4 पद्धतियां ही फेमस हुई है, जिसमें से सबसे पहला है एफपीएस पद्धति। मात्रकों की पद्धति में सबसे फेमस पद्धति था एफपीएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति और तीसरा एमकेएस पद्धति और चौथा चौथा जो लगभग सभी जगह चलते हैं, क्या, एसआई सिस्टम। कौन सा, एसआई पद्धति। ठीक है, इंटरनेशनल पद्धति जो है सभी जगह चलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो कौन कितने पद्धति, मुख्यतः 3 पद्धति, बाकी एसआई सब जगह पर, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। ठीक, एफपीएस पद्धति का मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। और तीसरा है एमकेएस पद्धति, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड पद्धति। ठीक, अपने देश में जो पद्धति चलती है वो कौन सी पद्धति चलती है, एमकेएस पद्धति चलती है। कौन सी, एमकेएस पद्धति। इसको भारतीय पद्धति भी बोला जाता है। ठीक, एमकेएस पद्धति को। आज जो एसआई पद्धति जो बना है ना, लगभग एमकेएस आधारित पर ही होके बना है। ठीक, तो इसी ये लिखा हुआ पूरा नाम क्या है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट किसका ऐसे मात्रक है, लंबाई का। पाउंड पाउंड किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। और सेकंड किसका मात्रक है, समय का। इस एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है, क्योंकि सिस्टम कहाँ पे काम करता है, ब्रिटिश में काम करता है। ठीक है, दूसरा सीजीएस पद्धति, सी से सेंटीग्राम, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। जो सीजीएस पद्धति में, जिसी को फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं या मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, सेंटीमीटर, इसमें सीजीएस पद्धति में या फ्रेंच पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। और एमकेएस पद्धति को पूरा नाम क्या है, मीटर, के से किलोग्राम, सेकंड पद्धति। और यहाँ लंबाई का मात्रक क्या होगा एमकेएस में, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। समय का मात्रक सब में सेकंड है, समय का मात्रक क्या है, सब में सेकंड है। और ये पद्धति कौन सा पद्धति कहलाता है, भारतीय पद्धति या लगभग एसआई पद्धति। सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल को ध्यान दीजिएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एफपीएस पद्धति में, ध्यान से सुनिएगा, सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा। सवाल आपसे अगर जो पूछेगा तो क्या पूछेगा, पूछेगा एफपीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में एक सवाल देख लेते हैं क्या पूछेगा। एफपीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या, ऑप्शन दे देगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, इस तरीके से। एफपीएस पद्धति आपको लगेगा फुट पाउंड सेकेंड। तो 2 नंबर वाला किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। तो द्रव्यमान का यहाँ क्या है, पाउंड। तो आप देख लीजिएगा, जहां पाउंड ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, जहां पाउंड ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का।
इस तरीके से सीजीएस पद्धति में पूछ सकता है, एमकेएस पद्धति में पूछ सकता है। ठीक, एक यूनिट और है जिनका नाम क्या, उम्मीद है कि आप इतनी बातों को समझ रहे हैं। चौथी यूनिट आप जानते हैं एसआई मात्रक। ठीक है, आप जो कि रटते हैं, बल का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक, बेग का एसआई मात्रक, त्वरण का, सबका एसआई मात्रक आप रटते होंगे, जनरली एसआई मात्रक ही ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात देखिएगा आप, जैसे एसआई पद्धति किसका विस्तार है, एमकेएस का विस्तार है। मीटर किलोग्राम सेकंड का ये विस्तारित रूप है। इसको या अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं। इसका फ्रांसीसी नामकरण क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये देखिए आधारी राशि हमने बोला था टोटल 7 है, सातों मात्रक के साथ लिखे हुए हैं। सबसे पहला आधारी राशि कौन है, लंबाई, इसका मात्रक क्या है, मीटर। दूसरा आधारी राशि क्या है, द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। तीसरा आधारी राशि कौन सा, समय, इसका एसआई मात्रक रट लीजिएगा, पूछेगा ही ना पूछेगा कहीं ना कहीं। विद्युत धारा का एक आधारी राशि, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता आधारी राशि उसका क्या होता है, कैंडेला। एक राशि है पदार्थ का परिमाण, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मोल। एक राशि है ताप, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। केल्विन, काल्विन लिखा हुआ, केल्विन ध्यान रखिएगा। चलिए याद रखिएगा, तो दुनिया में टोटल आधारी राशि कितने हैं, ये टोटल के टोटल 7 है। दुनिया में टोटल आधारी राशि कितने हैं, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण और ताप। अब मात्रक के साथ याद रखिएगा, पूछेगा ही। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक, इसके अलावा बोले दो संपूरक राशियां भी है, समतल कोण, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन, और दूसरा घन का एसआई मात्रक क्या होता है, स्टेडियन। ये इंग्लिश में याद रखते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक, याद रखिएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार रफली तेजी से रिपीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम बोले कि माप, किसी चीज का मापन करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक संख्यात्मक वैल्यू की, दूसरा मात्रक का। संख्यात्मक वैल्यू क्या बताता है, वो राशि, राशि में वो मात्रक कितनी बार आई है। मात्रक क्या बताता है, किसी राशि को व्यक्त करता है। मात्रक किसको बताता है, किसी राशि को व्यक्त करता है। तो हम बोले पहले राशि जान लें। तब राशियां क्या होती है, भौतिक के नियमों में जिस रूप में व्यक्त किया जाता है उसको भौतिक राशियां बोलते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान एक्सेट्रा वगैरह। ये भौतिक राशियां होती कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। अब पता चला कि आधारी राशि क्या होती है, तो वैसी राशियां जो स्वतंत्र होते हैं, कभी किसी पे निर्भर नहीं रहती। टोटल कितने हैं, 7 हैं। आधारी राशि का मात्रक कौन सा मात्रक कहलाता है, आधारी मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो आधारी राशि पे निर्भर होते हैं, वो कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनकी संख्या अनंत होती है। और व्युत्पन्न राशि का मात्रक क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। फिर हमने क्या पद्धति देखा, 3 पद्धति देखा, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। फिर हमने थोड़ी सी एसआई पद्धति के बारे में जाना। फिर ये जो 7 आधारी राशियां उनके मात्रक के साथ, 2 संपूरक राशियां उसके मात्रक के साथ। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक, अब मानक एसआई उपसर्ग के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये क्या मानक एसआई उपसर्ग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 1/5 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो, 10 जीरो लिखा, इस तरह से आप लिख ही नहीं सकते, पेज जाएगा, समय जाएगा, इसीलिए उसको क्या करते हैं, शॉर्ट करके लिख लेते हैं। ठीक, इसको किस रूप में लिख देते हैं, 10⁻⁻5 लिख लेते हैं, या 10⁻6 लिख, और इसकी हिंदी में किसी और नाम से उच्चारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्यों पढ़ाया जाता है, इसको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि लैंग्वेज में लिखा रहेगा, जैसे किलो, मेगावाट, किलो किलो किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। देखिएगा जहाँ बिजली उत्पादन होता है वहां पे लिखा रहेगा कि कितना मेगावाट आज बिजली उत्पादन हुआ, उतना मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ। तो मेगावाट, मेगा जैसी लिखा रहा है, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻+6, ऐसा लिखा रहा है, इसका मतलब मेगा। ठीक, समझ जाइएगा। इसी तरीके से आप इसको आप रट लीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट आप रट लीजिएगा, कैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, तो बस इसी तरह से डायरेक्टली रट लीजिए। 3 चीज डायरेक्ट है, -3, -100, -9, 12, 15, 18। उसी तरह से इधर में किलो, मेगा, जीगा, टेरा, बेटा, हेक्सा, एटा, इस तरह से हेक्सा, इस तरह से याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिएगा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, 3 चीज का यहाँ पे देखा, 3 3 3 3 3 3। याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है कि 1 मेगा बराबर कितना होगा, 1 जीगा बराबर कितना होगा, 1 टेरा बराबर कितना होगा। तो आप बताने के लिए वो हमेशा तैयार रहिए। 1 पीको ज्यादा पूछता है कि 1 पीको बराबर क्या है,
ये जरूरी नहीं है कि आपके ITI एग्जाम में ही पूछेगा, ये बाहरी एग्जाम में जब पूछेगा, कंपटीशन में आप जब देखिएगा वहां भी ये पूछता है। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह कभी बनाइएगा हायर क्लास के, वहां भी ये पूछा जाता है। ठीक, न्यूमेरिकल अपना भी कभी कभी बुक में बनाइएगा तो मिलेगा। ठीक है, लिखा रहता है इस फॉर्म में। मिली का मतलब 10 पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 पावर -, ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और EM वाले को लगभग जगह पर मिला है कितना माइक्रोमीटर, ये इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, नैनो कहाँ लिखा रहेगा 10 पावर -9, पीको कैसे लिखा रहेगा 10 पावर -12, फेम्टो कैसे लिखा 10 पावर -15, फेटो का मतलब 10 पावर -24। ये किलो 10 पावर -3, तो सब कोई जानता है किलो 1000 होता है। ठीक, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। मेगा 10 पावर 6, जीगा 10 पावर 9, प्लस में 13 10 पावर 12, एटा 10 पावर -15, एक्सा 10 पावर 18। याद करने का तरीका है, बच्चा तो माइक्रो 6 याद रखता है, नैनो 9 याद रखता है, लेकिन प्लस माइनस में कंफ्यूज कर जाता है। तो इसका एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। एक मिली को छोड़कर जिसके अंत में देखिए इस तरीके से लगा है, देखिए सबके अंत में देखिए एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है। तो ये कौन वाले हैं, माइनस वाले। और जो किलो को छोड़कर, ठीक है, किलो को छोड़कर जिसके अंत में ये लगा है, देख लीजिए, जीगा, तेरा, पेटा, हेक्सा है। बस ये पकड़ने का तरीका है, किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। इसमें बस मिली छूट जाएगा, बाद इसमें किलो छूट जाएगा, बाकी जिसमें आकार आकार लगा हुआ सब किसमें चला जाएगा, प्लस वाले में चला, बाकी सब किसमें चले जाएंगे, माइनस वाले में चले जाएंगे। बस प्लस माइनस याद रखने का ये टेक्निक है, निंजा टेक्निक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन प्लस में जाएगा कौन माइनस में आएगा, ये याद रखने के लिए लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिएगा अलग, ये आपको हमेशा याद, इसी से सवाल ज्यादातर है, ये अपने से तैयार किया गया है। तीनों पद्धतियों में कुछ जो मेन इनका मात्रक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इतना जो 5-6 यूनिट हमने लिखा है, इसका मात्रक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए MKS में इसका मात्रक क्या होता है हमने लिख दिया, CGS में इसका मात्रक क्या होता है हमने लिख दिया, FPS में इसका मात्रक हमने लिख दिया क्या होता है। जैसे देखिएगा, जैसे द्रव्यमान का तो बता ही दिए, MKS में kg होता है, CGS में ग्राम होता है, FPS में पाउंड होता है। द्रव्यमान का नहीं लिखे तो चलता है, लेकिन बल के बारे में जानना जरूरी है। बल का MKS मात्रक पूछेगा तो न्यूटन, SI मात्रक भी पूछेगा तो न्यूटन, बल का SI मात्रक भी पूछेगा तो न्यूटन, MKS मात्रक भी पूछेगा तो न्यूटन, लेकिन CGS मात्रक पूछेगा तो डायन, CGS मात्रक पूछेगा तो डायन, लेकिन FPS मात्रक पूछेगा तो स्लग। आप ये नहीं जानते होंगे, ये जानते होंगे कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 7। 1 न्यूटन बराबर आप जानते होंगे 10 पावर कितना होता है, 7 होता है। ठीक, लेकिन बल का ऐसे मात्रक MKS मात्रक न्यूटन, CGS मात्रक डायन और FPS मात्रक स्लग। उसी तरीके से कार्य या ऊर्जा का मात्रक सेम होता है, कार्य का ऐसा मात्रक पूछेगा भी तो जूल, MKS मात्रक ये पूछेगा, लेकिन CGS मात्रक पूछेगा था कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। अर्ध क्या होता है, अर्ध। ठीक है, और अगर FPS मात्रक पूछेगा तो क्या बोलोगे, फुट पाउंड, क्या होता है, फुट पाउंड। ठीक, इस बात का याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा 5 या 7 दोनों में कंफ्यूजन है, 5 डायन होता है, 1 जूल में 10 पावर 7 अर्ग होता है। ठीक, वहां कंफ्यूजन हो गया था। शक्ति का MKS या ऐसे मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, वाट। CGS मात्रक पूछेगा तो अर्ग पर सेकंड, लेकिन FPS मात्रक पूछेगा तो HP। कहीं कहीं आप रखते होंगे, एक HP बराबर कितना, 746 वाट, पढ़ते होंगे आप, रटे होंगे, ये सब ध्यान रखिएगा, पूछेगा एक HP बराबर कितना वाट, 746 वाट। उसी तरीके से उष्मा का, उसी तरीके से किसका है, तापमान का, उसी तरीके से किसका है, तापमान का। ठीक, ध्यान रखिए, ये सब आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से क्या है, तापमान का, तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन। CGS मात्रक क्या होता है, सेल्सियस। और FPS मात्रक क्या होता है, फारेनहाइट। और एक और मात्रक होता है रिमर। तापमान का एक और मात्रक होता है जिसका नाम क्या है, रिमर। तो आप इतना बात कम से कम ध्यान रखिएगा, कम से कम बल और शक्ति का याद रखिएगा, दो का। सारा नहीं याद रह पाए हम तो कहेंगे
ये आप सबका कम से कम 6 हमने सिलेक्ट करके लिखा है जो एग्जाम में पूछा, इसके अलावा किसी का नहीं पूछा सबने, आज तक इतना ही देखा गया है। तो उम्मीद रखेंगे आप सबसे कम से कम इसका आप रख के रखेंगे, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा और इसको बढ़िया से आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा और इनको बताइएगा हमको, ठीक है। अब देखिएगा ताप और उष्मा के बारे में, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में एक फार्मूला फेमस है, ठीक है, सी बटे 5 के माइनस 273 एफ माइनस 232 आर बटे 4। एक्चुअल में ये होता है सी बटे 100, उसी को काट कर बनाया गया है, के माइनस 273 बटे 100, एफ माइनस 32 बटे 180 और आर बटे ये होता है, इसी को काट के बनाया गया 20 चौक 80 20 नमाज किया से 20 पर 100 20 पर 100, इसी को इस फॉर्म में यहाँ लिखा गया, ठीक। ये क्या है, तापमान और उष्मा का अलग अलग मात्रक है और उसको बदलने के लिए सिखाया गया है। जैसे ताप और उष्मा का ऐसे मात्रक क्या है, जूल, केल्विन, केल्विन भी कहीं कहीं होता है, सेल्सियस भी और फारेनहाइट होता है, रीमर होता है, 4 मात्रक होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा, कभी कभी तो मत बोलिए, हमेशा कभी कभी हमेशा एग्जाम में होता है कि किसी को बदलने दे देता है। कभी कभी क्या कर आईटीआई का जब सीबीटी एग्जाम देने जाइएगा तब बोल देगा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के उम्र में बदले, या ये भी बोल सकता है कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदले। ये सवाल तो आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है तो आप आसानी से बदल पाएंगे। अगर जो ये फार्मूला आपको याद है तब आप आसानी से बदल लीजिएगा, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें बदलने के लिए हमको बोला, रीमर में बदलने के लिए बोला, सेंटीग्रेड को लेंगे और रीमर को लेंगे, बाकी ये दोनों को छोड़ देंगे, इस दोनों पे हिसाब बना लेंगे। क्या कर लेंगे, सी बटे 5 आर बटे क्या लिख लेंगे 4, और सी के जगह पर कितना है 40, तो क्या लिख लेंगे 40 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 4, 8 बटे 40 और कोना कोनी गुना 8 चौक 32, आर बराबर कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब 40 सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा 32 गुना, इस तरीके से बदलेंगे। हम देखते हैं, बस पहले आप फार्मूला याद रख लीजिए, क्या हो जाएगा सी बटे 5 के माइनस 73 बटे 5 एक माइनस 32 बटे 9 आर बटे 4। अब एक दो हम देख लेते हैं, एक दो हमने सवाल किए हुए हैं उसी को हम समझा देते हैं, ठीक है, और हो सके तो आप एक दो घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे एक सवाल लिखे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें, तो हमने फार्मूला क्या याद रखा था, बस यहाँ फिर से हम लिख रहे हैं सी बटे 5, क्या लिख रहे हैं सी बटे 5 बराबर के माइनस 273 बटे 5, फिर हमने लिखा एफ माइनस 32 बटे 9, फिर हमने लिखा आर बटे 4, यही हमारा फॉर्मूला था। अब देखिएगा सबसे पहला हमारा क्या है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको किससे बदलना है, केल्विन में बदलना है, किससे बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो हमने देखिए किसको सिर्फ लेंगे, इसको लेंगे सी बटे 5 को और बराबर करेंगे केल्विन माने को, के माइनस 273 बटे 5, देखिए हमने यही लिया सी बटे 5 के माइनस 273 बटे 5। अब सी वाला दिया हुआ, सी वाला हमने 40 कुछ कर दिया, ये कितना बार में कट जाएगा 8 पचे 40, ठीक, या 5 5 ये कट गया, 5 5 कट गया, यहाँ बच गया सिर्फ 40, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, माइनस में जोड़ दिया हो गया। अब यहाँ सीधा आप लिख सकते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 313 केल्विन हो गया। ये अब दोनों मान आपस में क्या होगा बराबर हो गया। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाए या 313 केल्विन बोला जाए, बात क्या होगा बराबर। इसी तरह से देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड को बदला क्या है, रीमर में बदला है, आप क्या कीजिएगा सेंटीग्रेड और रीमर का चर्चा किया है, तो ये वाली उठाइएगा और ये वाली उठाइएगा, बीच में बराबर लगा दीजिएगा, वही लिखा हुआ सी बटे 5 आर 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 बटे 4। अब देखिए 8 सेंटीग्रेड में क्या है 40 है, यहाँ 40 40 बटे 5 8, ये कितना आ जाएगा 8, और ये भागा मुझे जाके गुना में 832, ये इसको क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 रीमर आपस में क्या होगा बराबर होगा। उसी तरीके से 40 डिग्री सेंटीग्रेड को ये फारेनहाइट में बदला गया, इसका मतलब सेंटीग्रेड वाले को लेंगे, फारेनहाइट वाले को लेंगे और इस दोनों को छोड़ देंगे। बस देखिए वही किया गया, सी के जगह पे 40 रखा गया, एफ माइनस 32 बटे 9 8 बार में कट जाएगा, ये भागा में उधर जाके गुना में 9 72 देखिएगा ये डायरेक्ट किया गया है, काटा नहीं गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटा है तो आप काट के भी कर सकते थे, बिना काटे इसमें कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये कोना कोनी आपस में क्या होता है गुना, 9 गुने 4 9 36 307 और 5 से उधर गुना होगा तो 1 के साथ,
ये 5 गुना ये 5 गुना में उधर जाके भागा में तो कितना हो जाएगा 360/5। तो 72 पते कितना होता है 360 हो गया। अब ये माइनस उधर जाके प्लस में कितना हो गया 72 जोड़ 32 कितना हो गया 104। अब तुम लिख सकते हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना 104 फ़ारेनहाइट। ये आपस में क्या होगा बराबर उसी तरह से ये भी है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं किया हुआ है। उम्मीद है कि आप ये बात को समझ गए होंगे कि तापमान के एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदलते हैं। ठीक है, आईटीआई की कहानी तो लगभग यहीं तक खत्म होती है। आईटीआई की औकात इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन लाइफ में जब कंपटीशन में बैठिएगा तब आपको कुछ और सी बातें पूछी जाएगी, यही आपकी कहानी नहीं खत्म होती है। ये आईटीआई में आपको इतना जो अब जो 2-3 चार्ट आपके पास आएगा उसको आप अपने से लिखिएगा और बार बार देखिएगा। इन सब चीजों का इस्तेमाल आपको कहाँ होगा एग्जाम में होगा, पूछेगा या न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में या किसी किसी भी हो इलेक्ट्रिशियन का हो ईएम का हो फिटर का हो वेल्डर का हो आपको मात्रा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, न्यूमेरिकल बनाते समय। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। 1 इंच में कितना एमएम होता है 25.4 एमएम। 1 एमएम में कितना इंच होता है 0.03937 होता है। 1 मीटर में कितना इंच होता है 39.37। इनको आप लिखकर ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक माइक्रोन बराबर कितना होता है 0.011 एमएम। इनको आप आसानी से लिख ले। 1 फुट में कितना मीटर होता है 0.305 मीटर होता है। 1 इंच में कितना एमएम होता है 25.4 एमएम होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बस इसको रटना नहीं है, बार बार देखना है कि कहीं अगर जो दिखे तो आपसे गलती ना हो। ठीक, इसी तरीके से एक और चार्ट आपके पास है, ये देखिएगा भार की इकाई के लिए। जैसे 1 टन बराबर क्या होता है 1 पाउंड बराबर क्या होता है, पूरी नहीं याद रखिएगा, टन याद रखिएगा, किलो बल याद रखिएगा और पाउंड याद रखिएगा, 3 चीज याद रखिएगा। कार्य इसी तरीके से है। ठीक, इसमें आप ध्यान रखिए, इसको आसानी से आप लिखिएगा अच्छे से और बार बार देखते रहिएगा। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। एक चार्ट और आपके पास होगा ये वाली रेडियन वाली, आप पढ़े होंगे। 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया पाई/180 रेडियन। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि 180 डिग्री बराबर कितना कितना रेडियन होता है, कितना रेडियन बोलिएगा पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों में इतना कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, आप बस ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर जो आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। ठीक, अब ये कुछ जो पॉइंट हैं जो आप जब आरआरबी वगैरह में बैठिएगा पास आउट होने के बाद, ये सारे पॉइंट जो अब उतना में से जितना आपको अभी तक ने लिस्ट दिया उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो निकाल दिया गया है आपको, जो आपको कभी भी काम देगा, हमेशा काम देगा, कभी भी क्या हमेशा काम देगा। आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा इतना में से किसी एक ना एक को जरूर देखिएगा और पाइएगा। उतना नहीं याद हो पाए तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे 1 एचपी में कितना वाट होता है 746 वाट होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 10⁵ डाइन होता है। 1 फुट में कितना मीटर होता है 0.348 मीटर होता है। 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10⁻7 अर्ग होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में कितना एमएल होता है 10⁻3 एमएल होता है। कभी कभी जब मैथ बनाते हैं मिश्रण वाला तो उसमें एमएल में लिख देता है, बच्चा लीटर में हिसाब बना के लाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल। ये सबसे ज्यादा फेमस है क्या, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है 4.2 जूल। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है 1000 लीटर। एक एटीएम, एटीएम का मतलब वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पैसा निकालने वाली बात नहीं समझिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ बात कर रहा है, कितना पास्कल होता है 0.01 गुणित 10⁵5 पास्कल होता है। ठीक, अब देखिएगा समुद्र के सतह से वायुमंडलीय दाब, समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 एटीएम माने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं दूरी मापते हैं। ये तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे के लिए कि पता नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी आईटीआई के लिए ये चर्चा आईटीआई के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि आईटीआई सीडीपी के लिए नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम वगैरह के लिए जब आप नौकरी की तैयारी कीजिएगा तब। प्रकाश वर्ष क्या मापता है दूरी मापता है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष होता क्या इस बात को थोड़ी सी जान ले। प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4
माइनस में 15 प्लस 15 मीटर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर का 3 किलोमीटर जैसे किलो में लिखे किलो 10⁻3 वो ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा तो क्या हो गया 3 घटिया 10⁻12 ठीक इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक और थोड़ी सी कुछ बातें इनको भी ध्यान रखिएगा। पार्सेक का मतलब क्या होता है पार्सेक पार्सेक भी किसकी मात्रक है दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। पार्सेक भी इसका मात्रक है दूरी का ही मात्रक है और दूरी का सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो आप पार्सेक ही बोलिएगा। दूरी की यदि सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो क्या बोलेगा पार्सेक क्योंकि एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 गुना प्रकाश वर्ष के बराबर हमारा क्या है प्रकाश वर्ष के बराबर हमारा क्या है एक पार्सेक है। तो सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तब पार्सेक प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है और पार्सेक की दूरी का मात्रक है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये प्रकाश वर्ष से 3.26 गुना क्या है ज्यादा है। ठीक प्रकाश वर्ष होता क्या है प्रकाश सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। मीटर में लिखा रहेगा 10⁻15 लिखा रहेगा पार्सेक में पढ़ेगा तो एक पार्सेक बराबर लिखा रहेगा 3.26 प्रकाश वर्ष लिखा रहेगा इस बात का ध्यान रखिए। और भी मात्रक होते हैं खगोलीय मात्रक होते हैं। एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है खगोलीय मात्रक कहलाती है। कितना होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये नहीं भी याद रखिएगा चलेगा लेकिन सौर दिवस जरूर याद रखिएगा एक बार पूछ लिया था क्या होता है सौर दिवस के बारे में जान लेते हैं। सौर दिवस क्या होता है सौर दिवस होता है सौर दिवस के बारे में जानना जरूरी है। सूर्य का दो मध्यादून के बीच की दूरी क्या कहलाती है सौर दिवस कहलाती है। क्या कहलाती है दो मध्यादून की दूरी क्या कहलाती है सौर दिवस कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि मध्यादून क्या होता है पहले इस बात को हमको समझाइए भैया कि मध्यादीन क्या होता है। मध्यादीन होता है मान लीजिए दोपहर में प्रकाश क्या होता है हमारे सिर पर होते हैं डायरेक्ट पड़ता है सिर पर होता डायरेक्ट पड़ता है तो वही लिखा हुआ जब सूर्य आकाश में सीधे सबसे उच्चतम बिंदु पे होता है सीधे दोपहर में देखिएगा सबसे उच्चतम बिंदु पे होता है तो उस टाइम को बोलते हैं उस समय को बोलते हैं मध्यादीन। क्या बोलते हैं मध्यादीन फिर से बोल रहे हैं जब सूर्य सीधा टॉप पे होता है महत्तम ऊंचाई पे होता है ठीक उस समय को बोलते हैं मध्यादीन। और एक मध्यादीन से दूसरे मध्यादीन तक जो बीच का गैप होता है जो दूरी होता है उसको बोलते हैं क्या सौर दिवस। क्या बोलते हैं सौर दिवस। वही लिखा हो दो क्रमागत मध्यायान या मध्यादून बोलिए कि बीच का समय क्या कहलाता है सौर दिवस कहलाता है। क्या कहलाता है सौर दिवस कहलाता है। ठीक इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ी सी 2 पॉइंट और इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है एक सौर दिवस बराबर कितना सेकेंड होता है 86,400 सेकेंड। एक सौर दिवस बराबर कितना सेकेंड होता है 86,400 सेकेंड। एक केजी भार बराबर कितना होता है 9.8 मीटर। इसको हमेशा याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है यहाँ जीरो लिखा रहता बिंदा रहता एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है 10 मीटर। इसको तो और भी याद रखिएगा जो लास्ट में करवाएगा उसको हमेशा याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है एक माइक्रोन बराबर कितना होता है 0.001 एम। ठीक है पहला चैप्टर जितना आपके सिलेबस में था उससे ज्यादा ही करवा दिया गया। मैंने आपके आईजीआई के सीबीटी को तो ध्यान में रखा ही गया साथ में आईजीआई डिग्री मिलने के बाद जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाया है। ठीक उम्मीद है कि आप पहला चैप्टर समझ गए होंगे। अगर जो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या परेशानी हो यदि किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके लिए 24 आवर चलिए धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले क्लास में।